ये हमारे लिए बड़ी ही मुसरत की बात है कि चीफ जस्टिस साहब बरतानिया में एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी लॉयर्स और यूके लॉयर कमेटी जिसके चेयरमैन बैरिस्टर सिबगत कादरी क्यूसी हैं और कुरैशी साहब की दावत पे आए हैं बरतानिया। उनको कल प्रेस्टीजियस अवार्ड मिल रहा है आईसीजे की जानिब से, जो कि तमाम पाकिस्तानियों के लिए एक की बड़ी पुरमसरत बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि चीफ जस्टिस साहब ने पाकिस्तानी लॉयर से ख़ताब करने के लिए आगाज़ करने का सोचा है, जिसके लिए हम इनके तहे दिल से मशकूर हैं। मैं चाहूँगा ज़ोरदार तालियों से वेलकम। एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी लॉयर्स एक छोटा सा फ्रिंज ग्रुप है पाकिस्तानी लॉयर्स, सॉलिसिटर्स, बैरिस्टर्स, जजेस और स्टूडेंट्स, लॉ स्टूडेंट्स का। ये आइडिया 2003 में हमने इसको अमल में लाए, जिसका मकसद सिर्फ ये था कि हम ब्रिज द गैप करें, यहाँ के लॉयर्स पाकिस्तान के लॉयर्स के साथ इंटरेक्शन करें और ऐसे मसाइल और ऐसी बातें जो लॉयर टू लॉयर मफाद में हैं, रूल ऑफ लॉ के लिए हैं, या जो लोग यहाँ मकीम हैं उनके मसले मसाइल हैं, उनको पब्लिक इंटरेस्ट में उठाएं, यहाँ भी उठाएं, उनको पाकिस्तान में भी उठाएं। हम चीफ जस्टिस साहब के बहुत मशकूर हैं कि 2006 में एक पेंशनर की नौजवान बेटी जो गुजरात में कत्ल हुई, उनके ऊपर उन्होंने उस वक्त एक्शन लिया जबकि उसको दबा दिया गया था और उसकी एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई थी। 2010 में भी इसी तरह एक पाकिस्तानी का मुकदमा इन्होंने उठाया जब पाकिस्तानी हुकूमत उसको अमेरिका के हवाले करने का सोच रही थी। चीफ साहब के नोटिस लेने के ऊपर पाकिस्तानी हुकूमत ने वो मुकदमा दाखिल दफ्तर कर दिया। इसी तरह एक बरतानवी शहरी का मुकदमा उनके पास है जिसमें वो मिसिंग है, 2007 से गया है और मिसिंग है। ये ऐसे मसाइल हैं जिनसे हम पाकिस्तानी रोज़ नबरदज़मा होते हैं और हमें एश्योरेंस है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट सुनती है। इसके अलावा रूल ऑफ लॉ के लिए जो ड्राइव 9 मार्च से चीफ जस्टिस साहब ने शुरू की, वो यहाँ से बैरिस्टर कादरी यूके लॉयर्स कमेटी के फोरम से, प्रेसिडेंट लॉ सोसाइटी के फोरम से, APL के फोरम से, उसकी बरतानिया में बहुत पजीराई हुई। बैरिस्टर कादरी का मुजाहरा सबको याद होगा हाई कमीशन के सामने, जो एक सॉलिडारिटी का मुजाहरा था कि रूल ऑफ लॉ के लिए जो लॉयर्स, मीडिया और सिविल सोसाइटी ने स्ट्रगल शुरू की है, वो अपनी ही जहत में एक अनप्रेसिडेंटेड हिस्टोरिक इवेंट है। चीफ जस्टिस साहब ने जो शम्मा जलाई है उसके असरात मुआशरे पे हो रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला होते रहेंगे। ये लंबा काम है लेकिन आगाज़ इसका हो चुका है। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी लॉयर्स टेक्स प्राइड कि जब मुशर्रफ साहब ने जजों को डिटेन किया और चीफ जस्टिस साहब को अनलॉफुली अपने ओहदे से या ऑफिस से निकालने की कोशिश की, तो हमने नॉट ओनली मुशर्रफ साहब को कहा कि ये मुकदमा, ये कार्रवाई वापस लें, क्योंकि पूरी हिस्ट्री में एक ही मिसाल है एडवर्ड कोक की, जिसको किसी ने ज़बरदस्ती उतारने की कोशिश की और उसमें भी वो कामयाब ना हुआ। और वही एडवर्ड कोक, इसी वेस्टमिंस्टर से वो इलेक्ट हुए और उन्होंने बिल ऑफ राइट्स दिया, उन्होंने क्वीन के जो टैक्स की है उनकी मुखालफत की। तो ये अपनी ही ज़ात में एक नई एक शुरुआत थी जिसको उन्होंने नहीं माना। APL ने उसके ऊपर पटिशन भी की, वही पटिशन जिसके ऊपर खलील रमदे साहब की सरबराही में बेंच ने चीफ साहब को बहाल किया। हमें बहुत ही खुशी है कि चीफ साहब वकला के दरमियान मौजूद हैं, उन्होंने हमें टाइम दिया है और उन्होंने यहाँ आने के लिए पाकिस्तानियों से ख़ताब को अवलियत दी है। मैं जो मेन वेलकमिंग ख़ताब है उसके लिए बैरिस्टर सिबगतुल्लाह कादरी को दावत दूंगा, जो कि पहले मुसलमान QC हैं और ऐसे लॉयर जिनको मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि मैं जब ट्रेनी था तो उन्होंने हाथ पकड़ के हाई कोर्ट में ले जाना शुरू किया और जब मैं एक्सपीरियंस था तो कादरी साहब ने अपने एक्सपीरियंस के ज़रिए 2010 में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के मुकदमे में फ्री हमें लीड किया। एक एक्सीलेंट बैरिस्टर, ह्यूमन राइट वर्कर, सिविल राइट्स वर्कर और एक ऐसा वकील जिसके ऊपर हमें नाज है। मैं चाहूँगा कि बैरिस्टर कादरी अब टेक चार्ज और चीफ साहब को वेलकम करें। बैरिस्टर कादरी। लॉर्ड,
लॉर्ड चीफ जस्टिस, मैं रिपीट नहीं करना चाहता कि हमें कितनी खुशी है कि आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया। हमें मालूम है कि आज आप आए हैं, थके हैं, हवाई जहाज़ का लंबा सफ़र किया है, लेकिन उसके बावजूद 2 घंटे के अंदर आप यहाँ मौजूद हैं और वकला से खिताब करेंगे। चीफ साहब, आपको कल ऑनर दिया जा रहा है इंटरनेशनल जूरिस्ट की तरफ से। ये पहला ऑनर नहीं है। इससे पहले 19 नवंबर को, सिर्फ 16 दिन के बाद, जब आपको आपके घर में मुक़य्यद कर दिया गया था, अमेरिका की मेन लॉ स्कूल, हार्वर्ड स्कूल ऑफ लॉ ने आपको मेडल ऑफ फ्रीडम दिया था। अगर मैं अपने वकला को याद दिलाऊं कि उस मेडल ऑफ फ्रीडम के साथ जो रेसिटेशन था, उसके अल्फाज ये थे, दिस मेडल इज़ कन्फर्ड ऑन यू मिस्टर जस्टिस इफ्तिखार चौधरी फॉर योर करेज, कन्विक्शन and a steadfast commitment to the independence of judiciary. You stand as a model to those working to maintain the rule of law in Pakistan and around the world. चीफ साहब, जहाँ तक मेरी मालूमात का ताल्लुक़ है, आप वो वाहिद शख्सियत हैं जिसे बर्रे सगीर में इस किस्म का मेडल दिया गया है, और पूरी दुनिया में सिर्फ 3 अफराद को मेडल दिया गया था जिसमें आप मौजूद हैं। हमें बड़ा फ़ख्र है, और जिस वक्त ये हो रहा था मेरा सर फ़ख्र से बुलंद हो रहा था। जैसे मैंने कहा कि ये मेडल आपको 16 नवंबर को दिया गया, सिर्फ 19 नवंबर को, 16 दिन के बाद। आपको 3 नवंबर का वज़न, ज़ाहिर है आपको तो सबसे ज़्यादा होगा, पूरी दुनिया को याद है, लेकिन मुझे ये फ़ख्र है कि मैं आपसे मेरी आखिरी मुलाकात, बल्कि मैं आखिरी लेमैन था, बैरिस्टर तो नहीं, लेकिन वहाँ प्रैक्टिस नहीं कर, जिनसे आपसे मुलाकात की थी, शायद आपको याद हो, एतज़ाज़ हसन की बार, सुप्रीम कोर्ट बार का इंस्टॉलेशन था। उसके बाद मैंने आपको इन्वाइट किया था और आपने एक्सेप्ट भी किया था, लेकिन हमें क्या मालूम था कि चंद घंटों के बाद वो डिक्टेटर जिसके सामने आपने आज़ादी का अलम बुलंद किया था, वो आपको आपके घर में महबूस कर देगा, आपके ब्रदर जजेस को कैद कर देगा। लेकिन 3 नवंबर से ज़्यादा अहमियत का दिन मैं समझता हूँ 9 मार्च का दिन था। ये वो दिन था जब मुशर्रफ ने आपसे इस्तीफ़ा तलब किया। आप उस वक्त GHQ में अकेले थे, आप फौजियों के जनरलों के नरगे में फंसे थे, लेकिन आपने उस बात को रिफ्यूज़ किया। ये अनप्रेसिडेंटेड रिवोल्ट था, इस रिफ्यूज़ल ने पाकिस्तानी लॉयर्स में ऐसा मूवमेंट शुरू किया जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तानी वकला और पाकिस्तानी कौम फ़ख्र से आपके पीछे खड़ी हुई, और हमें याद है टेलीविज़न पे आपके उस वक्त के ड्राइवर और बैरिस्टर एतज़ाज़ हसन का वो गाना कि जमहूरियत के लिए कि रियासत होगी माँ के जैसी। उस वक्त सबको तवक्कुआत थी कि वाकई जमहूरियत आएगी, इंसाफ होगा और रियासत माँ की तरह बिहेव करेगी। चीफ साहब, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, आपको भी मानेंगे, कि जब तक आपने अलम बगावत बुलंद नहीं किया और इंसाफ के लिए वो अलम बुलंद नहीं किया, उस वक्त तक बदकिस्मती से हमारा सुप्रीम कोर्ट फ़ौजी आमिरों के तसल्लुत में रहा। 1958 से लेके कूदेता होते रहे और सुप्रीम कोर्ट लॉ ऑफ नेसेसिटी के तहत उनका जवाब पेश करता रहा। हमारे एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को जुडिशली फांसी पर चढ़ाया गया और दूसरे प्राइम मिनिस्टर को ज़बरदस्ती मुल्क से बाहर भेज दिया गया, और अदालतें कुछ नहीं कर सकीं क्योंकि वो महकूम थीं, वो आमिरों के मातहत थीं। लेकिन आपने उसी आमिर के दौर में सू मोटो नोटिस लेने शुरू किए। आपने उसी आमिर के दौर में स्टील मिल का वो केस किया जिसको दुनिया जानती है, और इसीलिए वो आमिर मुशर्रफ आपसे नाराज़ हुआ।
मुझे उस वक्त माय लॉर्ड इतना फ़ख्र हुआ जब मैंने 19 मई 2007 के इकोनॉमिस्ट बरतानिया का एक बड़ा इम्पोर्टेंट वीकली अखबार में आपके बारे में पढ़ा कि मिस्टर इफ्तिखार चौधरी की सदारत में सुप्रीम कोर्ट ने वो इनिशिएटिव लिए और इस तरह फ़ौज को चैलेंज किया कि इसकी मिसाल नहीं मिलती। उस अखबार ने कहा कि आपने मिलिट्री के रोल को भी चैलेंज किया। जो डिसअपियरेंस हो रही थी लोगों को, उसके बारे में आपने कहा कि ये लोग कहाँ गए। उन माँओं की, उन बेटियों की फरियाद आपने उस वक्त सुनी थी, लेकिन उसके बाद सारी दुनिया को मालूम है कि आप बलूचिस्तान हाई कोर्ट में बैठ के उनके बारे में इस वक्त मालूमात हासिल कर रहे हैं, हुकूमत से कह रहे हैं कि और इदारों से कि उन्हें वापस आया जाए। माय लॉर्ड, जैसा मैंने पहले कहा कि न सिर्फ पाकिस्तान की लॉयर्स कम्युनिटी बल्कि यहाँ की लॉयर्स कम्युनिटी बल्कि पूरी दुनिया आपको उस वक्त से एडमिरेशन के तौर पे आपकी तरफ बहुत फ़ख्रिय अंदाज में देखती है। आपने हमारा सर बुलंद किया। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने प्रैक्टिस यहाँ 60s में शुरू की। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं बड़ा मसावात की बात करता था, रूल ऑफ लॉ की, डिस्क्रिमिनेशन की, तो बैरिस्टर मुझे ताना देते थे अंग्रेज़ कि आपके मुल्क में क्या हो रहा है, आपके मुल्क में तो फ़ौज आती है और आपके जजेस तो फ़ौज को, आपके जज जो हैं वही करते हैं जो हुकूमत चाहती है, तो आप हमें क्यों कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन आप खड़े हुए उस दिन मैं उनकी आंखों में आंखें डाल के, न सिर्फ मैं बल्कि सारे वकला उनकी आंखों में आंखें डाल के कह सकते हैं कि देखें हमारे मुल्क में भी अब इंसाफ हो रहा है। माय लॉर्ड, जब पाकिस्तान की तारीख़ लिखी जाएगी तो पाकिस्तान की जमहूरियत की जद्दोजहद में, जमहूरियत के रेस्टोरेशन में आपका नाम नुमायाँ होगा। लोग कुछ भी कहते रहें, अगर आप वो स्टैंड न लेते, अगर लॉयर्स का वो मूवमेंट शुरू ना होता तो मुशर्रफ आज भी वहाँ पर हुकूमत करता। तो इसलिए आप थे, आपने जद्दोजहद की और उस जद्दोजहद के रास्ते में अवाम ने आपका साथ दिया। उस जद्दोजहद के रास्ते में रावलपिंडी में बहुत से लोग शहीद हुए। 12 मई का वो दिन मुझे याद है कि जिस दिन सड़कों पे मुशर्रफ और मुशर्रफ के चमचों ने, अगर मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकता हूँ, कंटेनर्स खड़े किए, वहाँ निहत्तों पे गोलियाँ चलाई गईं, आप और सिर्फ आपको वेलकम करना चाहते थे उस वक्त। लेकिन उस वक्त लोगों ने कहा अब जमहूरियत आएगी, इंसाफ होगा, उसके लिए हम लड़ रहे हैं। उस जमहूरियत की खातिर न सिर्फ कराची के उन नौजवानों ने शहादत की जो आपको वेलकम कर रहे थे, या पिंडी में जो कैंप्स थे उन पर अटैक हुआ, बल्कि उसकी खातिर एक हमारी बहुत बड़ी लीडर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी शहादत हुई। लेकिन लोग ये भूल गए हैं, शायद उनकी पार्टी को याद रहा हो या ना रहा हो, मोहतरमा ने आपके घर के सामने जाके कहा था ये मेरा चीफ जस्टिस है, मैं इसके घर के ऊपर दोबारा झंडा लगा। मोहतरमा के वो अल्फाज हर सच्चे पीपल्स पार्टी के वर्कर के दिल में आज भी महफूज है। आपके लिए जो मोहतरमा ने कहा, हम आज भी आपको वही समझते हैं जो मोहतरमा मरते वक्त तक आपको इंसाफ करने वाला वाहिद शख्स जिसने सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़ा स्टैंड लिया है। लेकिन उसके बाद जमहूरियत बहाल हो गई, जुडिशल इंडिपेंडेंस भी आ गई, सुप्रीम कोर्ट बहाल हो गया। डिसअपीयरेंस पहले होती थी, आज फिर वही डिसअपीयरेंसेस हैं। पहले भी आप एक्शन ले रहे थे, आज भी एक्शन है। कराची में कत्लेआम हो रहा था, खून की नदियां बह रही थी डिक्टेटर के दौर में, आपने जुडिशल नोटिस लिया, सू मोटो नोटिस लिया, आप कराची गए, आपने रिकमेंडेशंस की, लेकिन पता नहीं उन रिकमेंडेशन का क्या हुआ। 22 मई को फिर 12 मई दोहराया गया, कराची में फिर कंटेनर लगाए गए। पाकिस्तान के अवाम आपकी तरफ, पाकिस्तान के शहरी आपकी तरफ देखते हैं, क्योंकि जब तक इंसाफ नहीं होगा जमहूरियत कायम नहीं हो सकती। आज लोगों के दिल में ख्याल आता है 4 साल के बाद बिजली नहीं है, पानी नहीं है, रोज़गार नहीं है, लेकिन सियासी बातें हैं, इससे आपका ताल्लुक़ नहीं। मुझे यकीन है आप इस मामले में कुछ नहीं कह सकते, ना कुछ करेंगे। लेकिन लोगों के जहन में मुख्तलिफ ख़यालात आ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एबनॉर्मलिटीज़ आ रही हैं। आपने एनआरओ का बहुत बड़ा फ़ैसला किया, उसको, उस एक्ट को, मुशर्रफ के उस डिक्टेटोरियल ऑर्डिनेंस को नॉक डाउन किया क्योंकि वो डिस्क्रिमिनेटरी था।
लेकिन उस NRO के तहत आपने कुछ फैसले किए, उन फैसलों पे अमल दरामद नहीं हो रहा। आपने और भी फैसले किए जिन पे आज अमल दरामद नहीं हो रहा। लोग सवाल करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। ब्रिटिश पार्लियामेंट डेफिनेटली सुप्रीम है, क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट सॉवरिन है। ब्रिटिश पार्लियामेंट मर्द को औरत और औरत को मर्द एक एक्ट के तहत बना सकती है। लेकिन जहाँ तक मेरी मालूमात है, हम लोग यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, हम पाकिस्तान के आईनी माहिरीन नहीं हैं, लेकिन जहाँ तक हमारी मालूमात है, पाकिस्तान का आइन अल्लाह को सॉवरिनिटी देता है, पार्लियामेंट को नहीं देता। पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के तहत काम करती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले, लोग सवाल कर रहे हैं आज कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इंटरप्रेशन स्पीकर का काम है, असेंबली का काम है या सुप्रीम कोर्ट का काम है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे अमल करना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा? चीफ साहब, आज पूरी कौम और यहाँ हम लॉयर सोचते हैं कि सुप्रीम कोर्ट तो बड़े अच्छे फैसले कर रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा और आइन के तहत किस तरह होगा? और आखिरी बात मैं ये कहूँगा कि आज पाकिस्तान में कराची में कत्लेआम होता है, लियारी में हंगामे होते हैं, पुलिस जाती है, लेकिन उसके बाद लोगों की सरों की कीमतें अनाउंस होती हैं। कहा जाता है 30 लाख इसके, 20 लाख इसके। मेरा ख्याल था, शायद मैं गलत हूँ, पाकिस्तान के आइन में हर इंसान की ज़िंदगी की अमानत दी है, बशर्त जब तक कि उसे कोई अदालत फांसी की सज़ा नहीं दे। रहमान मलिक फांसी की सज़ा नहीं दे सकते, वो अथॉराइज नहीं कर सकते। हाँ, कोर्ट दे सकता है, आप दे सकते हैं अगर किसी ने जुर्म किया है। लेकिन आज पाकिस्तान में जो हो रहा है, लोग सवाल कर रहे हैं और लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, लोग आपको सुनना चाहते हैं, मुझे नहीं। अगर मैंने कोई ऐसे सवाल किए हैं जो आपके सब जुडिस मामलात में हो तो मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। थैंक यू बैरिस्टर कादरी। अब मैं ज़्यादा वक्त नहीं ज़ाया करूँगा आपका, और स्ट्रेट वे मैं चाहूँगा कि ज़ोरदार तालियों में आप इस्तकबाल करें जनाब लॉर्ड चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी। तशरीफ रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब सिबगतुल्लाह कादरी साहब, मोहतरम जनाब मलिक अमजद साहब, मोहतरम जनाब कुरैशी साहब, और जितने यहाँ हाल में लीगल फ्रेटर्नी के एडवोकेट, बैरिस्टर, सॉलिसिटर और जजेस और मीडिया के लोग तशरीफ़ रखते हैं, मैं उन तमाम की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। मुझे आज बरतानिया में आने के बाद एहसास हुआ कि जितना पाकिस्तान में अपने लोगों को रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन से मोहब्बत है, उसी तरह यहाँ के बैरिस्टर साहबान, वकला साहबान, सोसाइटी के लोग उसी तरह ये चाहते हैं कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो और कॉन्स्टिट्यूशन का दौरा हो। इसके लिए मैं आप तमाम का बहुत मशकूर हूँ। ये तो आप सबको मालूम है कि पाकिस्तान में जमहूरियत को बहाल करने, कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्टोर करने और आज़ाद अदालतों का जो क़याम मुमकिन हुआ है, वो आप लोगों की वकला साहबान की जद्दोजहद का नतीजा है। इसमें मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि 9 मार्च 2007 के बाद से 16 मार्च 2009 तक, जब तक अदलिया अपनी जगह पर बहाल नहीं हुई, बरतानिया के, लंदन के वकला साहबान ने भी पाकिस्तान के वकला साहबान के साथ खड़े होकर
शाना बशाना इस मुल्क की बेहतरी के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए तहरीक चलाई। यहाँ तक कि जनाब मलिक अमजद साहब ने 9 मार्च 2007 के जो एक्शन थे उस वक़्त के सदर साहब के, उसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में एक पटिशन भी अपने वकील साहब के ज़रिए दाखिल की। इसी तरह जनाब सिबगतुल्लाह कादरी साहब न सिर्फ 9 मार्च 2007 के बाद बल्कि अक्सर इस मूवमेंट का हिस्सा बने और जब भी पाकिस्तान में तशरीफ़ लाते थे उनकी हमेशा ये कोशिश होती थी कि वो बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें। और ये बात भी निहायत अहम है कि 9 मार्च के बाद 20 जुलाई को जब पाकिस्तान में अदलिया का बहाली हुई, रमदे साहब की एक 13 मेंबर बेंच ने फैसला सुनाया। उसके बाद कुछ हालात नॉर्मल हुए, लेकिन जो ही वो पिटीशंस जिसमें परवेज़ मुशर्रफ साहब की यूनिफॉर्म का तकाजा था और उनको अगले इलेक्शन में लड़ने के लिए इजाज़त हासिल करना थी, तो उस वक़्त जो 3 नवंबर को उन्होंने मुल्क में मार्शल लॉ या एमरजेंसी नाफिज की, उस वक़्त भी बैरिस्टर सबगतुल्लाह साहब पाकिस्तान में ही मौजूद थे। और बल्कि वो हफ्ते का दिन था, ख़ास तौर पर ये उस रोज़ बैरिस्टर एतजाज़ अहसन साहब और मुझसे मिलने के लिए तशरीफ़ लाए। मेरा ख़्याल है कि ये कोई 2:30-3 बजे के करीब मेरे चैम्बर में बैठे थे और इन्होंने यही कहा कि आप अब बरतानिया में आएँ, वहाँ भी वकला साहबान आपके लिए इसी तरह की ख्वाहिशात रखते हैं जैसे कि यहाँ के लोगों की ख्वाहिशात हैं। इनकी बातचीत करने के बाद जैसे ही ये बाहर निकले होंगे तो ये मामला पाकिस्तान टेलीविज़न के ऊपर चलना शुरू हो गया कि मुल्क में एमरजेंसी या मार्शल लॉ नाफिज की जा रही है। आप लोग तमाम कानूनदान हो और आपसे ज़्यादा इस मुल्क की हिस्ट्री को कोई नहीं जानता है, और आप लोग वो कानूनदार हो जो कि ना सिर्फ बतौर सफ़ीर इस मुल्क के लिए काम करते हैं बल्कि इसका नाम और इसका परचम भी आप बुलंद रखते हैं, क्योंकि आपकी हर कोशिश, आपका हर अमल बतौर सफ़ीर इस मुल्क के तस्वर किया जाता है। यहाँ तक कि जितने मुल्क के दर्द दुख होते हैं आप लोग बराबर के उसमें शरीक हैं, बल्कि अगर आपको उससे ज़्यादा भी कुर्बानी का मौका मिलता है तो आप अपनी कुर्बानियाँ देने से किसी तरीके से दुरेग नहीं करते हैं। मैं ये अक्सर कहता हूँ कि जितने हमारे तारकीन वतन, हमारे वो भाई जो मुल्कों से बाहर रहते हैं, यूके में रहते हैं, दूसरे मुल्कों में रहते हैं, ना सिर्फ वो अपनी कफ़ालत करते हैं बल्कि अपने भाइयों की, बहनों की और अपने मुल्क के लोगों की भी इस तरीके से कफ़ालत करते हैं कि वहाँ से पैसा कमाकर अपने मुल्क को भेजते हैं, जिससे मुल्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरियात का एक ख़ासा जो हिस्सा होता है वो पूरा होता है। तो इसलिए आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं, जैसे कि सबगतुल्लाह साहब ने बताया कि आए दिन मुल्क में एक ही रास्ता इख्तियार किया जाता था कि यह चाहे 1958 हो, चाहे 5 जुलाई 1977 हो, चाहे 25 मार्च 1969 हो, चाहे 12 या 14 अक्टूबर 1999 हो, चाहे 3 नवंबर 2007 हो। इसी तरह होता था कि माशाल्लाह मुल्क में निफाज हो जाता था। और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अदलिया के लोग या अदलिया उसकी वेरिफिकेशन, उसको टेस्टिफाई कर देती थी और बाद में निहायत मैं अदब से कहूँगा कि पार्लियामेंट भी उस पर जो है ना मोहर सब्त कर देती थी, और वो जो आइन में तरमीम होती थी, जहाँ जो कायदे कवानीन चेंज होते थे या जो फैसले हुआ करते थे वो एक उस आइन का हिस्सा बन जाते थे, और जो भी मुल्क में गैर आइनी और गैर कानूनी अमल करते थे उनको तहफ़्फ़ुज़ मिलकर इसी तरह से हमारी जमहूरियत की गाड़ी चलाने की कोशिश करते रहे। लेकिन आपने देखा
इस तरीके से हमारे मुल्क में ना ही कॉन्स्टिट्यूशन का अमल फ़रोग़ पा सका और ना ही जमहूरियत मजबूत हुई। जहाँ आप ये बात करते हैं कि जमहूरियत ऐसा निज़ाम है, चाहे वो कमज़ोर क्यों ना हो, लेकिन बहुत और बेहतर दर्जा जो डिक्टेटरशिप है उससे नहायत ही बेहतर होती है। माशाअल्लाह ने कभी भी आप देख लें, किसी मुल्क में भी, दुनिया जहान के जिस ममालिक में भी आप जाएं, आपने देखा होगा कि वहाँ के मुल्क के लोगों को, वहाँ के अवाम को, वहाँ के इंस्टीट्यूशंस को कभी भी कोई इस किस्म की तरक्की नहीं फराहम की जिसकी वजह से माशाअल्लाह का नाम हमेशा याद किया जाता हो। जब कभी भी वक्त आया है, कौमों ने अपनी कोशिश करके माशाअल्लाह के नफाज को ख़त्म किया है, ना सिर्फ ख़त्म किया है बल्कि अपने मुल्कों में जमहूरी रवायात कायम की हैं और अपने अपने तरीके से जो भी उनके आइन थे उस पर अमल दरामद करवाया। इसी तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने एक चीज़ देखी होगी, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आप लोग पाकिस्तान के जितने मामलात हैं उसका आप नहायत ही करीबी तरीके से उसका मुआवजना करते हैं, और न सिर्फ ये बल्कि आप उसके लिए कोशिश भी करते हैं, परेशानी भी होते हैं। ये 2006 का साल था, जैसे सिबगतुल्लाह साहब ने फरमाया कि जब स्टील मिल्स का केस शुरू हुआ उस वक़्त से ये काम ख़राब होना शुरू हो गया। स्टील मिल जो भी कुछ हो, अब हमारे पास सब जुडिस नहीं है, हमने उसका केस, अब दोबारा भी उसका केस हमने फैसला कर दिया है। अगर वो सब जुडिस रहता तो आज मैं उसके बारे में कोई बात ना करता। स्टील मिल का आप अंदाज़ा कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को पाकिस्तान की इकॉनमी का, पाकिस्तान की इंडस्ट्री का, पाकिस्तान के मामलात का बेहतर तरीके से मालूम था कि स्टील मिल वो होती है जिसको आप मदर इंडस्ट्री कहते हैं। उसका सौदा जो कि कराची के हमारे दोस्त हैं या जिनको स्टील मिल का थोड़ा बहुत मालूम है, सिर्फ 22 अरब में किया गया, और साथ ही साथ उस 22 अरब के अगेंस्ट तकरीबन 7 अरब के स्टॉक्स उसमें मौजूद थे। और ना सिर्फ ये बल्कि 2 या 3 अरब के जो रिफंड्स थे, टैक्स के रिफंड्स, आप लोग प्रैक्टिस करते हैं, टैक्स के जो रिफंड्स मिलने थे वो भी आपके मिलने थे। और बल्कि ये नहीं, ये भी फैसला किया गया कि जो पार्टी भी इसको ख़रीदेगी वो जितने मुलाजमीन हैं उनको गोल्डन शेक हैंड अपनी जेब से देगी, जिसकी रकम मेरा ख्याल है 5 अरब से भी ज़्यादा बनती थी। तो ये इस किस्म का सौदा था। उसमें जिस पार्टी को और जिस लोगों को ये सौदा किया गया, उन कंपनियों का कोई वजूद ही नहीं था। जैसे वो हम कहते हैं कि ये शेल्फ कंपनी थी, किसी ऐसे मुल्क में उसको रजिस्टर करवाया हुआ था जहां ये बहाना था कि इनको टैक्स नहीं देना पड़ता है। तो ये तमाम हालात को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के 9 मेंबरान साहबान ने ये फैसला किया कि ये जितनी भी डील है, अगरचे हमारा काम ये नहीं है कि गवर्नमेंट्स की पॉलिसी को इस किस्म की जो प्राइवेटाइजेशन है उसमें अमल दखल करें, लेकिन कम से कम हमारा ये काम है कि अगर डील शफाफ नहीं है, उसमें ओमिशंस हैं, उसमें गलतियां हैं और उसमें कोई इस किस्म का डिपार्चर है जिससे ये पता चलता हो कि क्योंकि इससे मुल्क को, लोगों को बहुत नुकसान हो, तो उसमें हमें इख्तियार है कि हम अपनी जुडिशल रिव्यू की पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए उसमें इंटरफियरेंस कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि ये स्टील मिल हो, बैंक ऑफ पंजाब हो और कोई इस किस्म के केसेस हों, उसमें जो पैसा होता है वो अवाम का होता है। वो पैसा या वो जो दौलत होती है वो आप लोगों की है, आप टैक्स पेयर की है, उस गरीब आदमी की है जो कि दिन रात मेहनत करता है मुल्क के लिए पैसा कमाने के लिए, वो उस मजदूर की है जिसने कोशिश करके सारा दिन में उस मुल्क की बेहतरी के लिए कोई मजदूरी की हुई होती है। आर्टिकल 9 जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक निहायत ही अहम कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर आपकी इंटरप्रिटेशन आप उसकी देखो, उससे साफ वाजे होता है कि अब वो वक्त नहीं है कि हमने लाइफ को इंटरप्रेट करते हुए सिर्फ ये सोचा हो कि ये सिर्फ एक वेजिटेरियन लाइफ जैसे एक इंसान जिंदा हो, बल्कि उसको स्ट्रेच करते हुए हम यहाँ तक ले गए हैं कि इंसान के तमाम हकूक़
जिसकी खिलाफ वर्जी होता हो, जिसमें एक्सेस टू जस्टिस भी शामिल है। आप बेहतर समझते हैं आर्टिकल 9 की अगर कोई खिलाफ वर्जी हो तो उसका इतलाक होगा। तो इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए 9 मेंबर जज साहबान ने ये फैसला फरमाया। उसके बाद मेरा ख्याल है कि उस वक़्त के रजीम को इस बात का शायद अंदाज़ा हो गया कि सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो उनकी इंडिपेंडेंस है उसकी तरफ इन्होंने सफ़र शुरू कर दिया है। उसी की वजह से 9 मार्च हुआ, फिर उसी की वजह से 3 नवंबर, जो कि मैं ये कहता हूँ, कादरी साहब ने कहा कि 9 मार्च अहम था, मैं बल्कि ये कहूँगा कि 9 मार्च को अगर आप थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, लेकिन 3 नवंबर की इसलिए अहमियत है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में पहली दफ़ा 7 मेंबर बेंच ने बैठकर फौरी तौर पर उस जो कि ऑर्डर जारी किया गया था उस वक़्त के सदर साहब की तरफ से, जो कि उस वक़्त कमांडर इन चीफ का भी ओहदा उनके पास था, उन्होंने फौरी तौर पर उसके खिलाफ रिस्ट्रेंड ऑर्डर जारी किया। और ऐसा कभी भी इस मुल्क में नहीं हुआ था। लोग कहते हैं कि पीसीओ का 1977 में भी और अक्टूबर 2099 में भी हुआ, लेकिन हम उनसे कहते हैं कि जज साहबान के पास कोई बंदूक नहीं होती है। जज साहबान के पास सिर्फ एक कलम होता है। अगर वो कलम सही वक्त पर सही जगह पर चल जाए तो उससे कौमों को बड़ा फ़ायदा होता है। आपने देखा होगा कि जो 1977 की मार्शल लॉ लगी उसको वैलिडेशन भी पार्लियामेंट ने दी, जो अक्टूबर की मार्शल लॉ लगी उसकी भी अल्टीमेटली पार्लियामेंट ने दी। लेकिन मौजूदा पार्लियामेंट है ये काबिल सताइश है, और ये मैं अक्सर कहता हूँ कि इसमें इस पार्लियामेंट को आपको इसके लिए अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि 3 नवंबर के बाद जितने भी इकदामात एमरजेंसी प्लस के नाम से हों, मार्शल लॉ के नाम से हों, इस पार्लियामेंट ने उसकी तस्दीक नहीं की। तस्दीक ना करने का नतीजा ये निकला कि तमाम जितने कल अदम वो थे उनके इकदामात उनको कल अदम करार दे दिया गया। और अगर 1958 के बाद 77 और जितने भी इससे पेशतर मुल्क में मार्शल लॉ लगते रहे, अगर उस वक़्त उनके अगेंस्ट रिस्ट्रेंड ऑर्डर पास होता, उनके खिलाफ ये ऑर्डर पास होता कि ये मारवाए आइन है, इसकी कोई आइन में हैसियत नहीं है, इसको कलदम करार दिया जाता है, मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में सही मायनों में जमहूरियत कब की आ चुकी होती। और ये जो आज कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे तमाम अदारे आपके काम कर रहे हैं वो कब किसी वक्त से अब तक खासे मजबूत और स्ट्रॉन्ग हो चुके होते। लेकिन कोई बात नहीं, देर आयत दुरुस्त आयत। अब वो वक़्त आ गया था जबकि जुडिशरी को असर्ट करना पड़ा, और जब जुडिशरी ने पहली दफ़ा असर्ट किया तो आपने देखा कि आप लोगों ने, वकला साहबान ने, सोसाइटी ने, मीडिया का जो किरदार है वो बहुत ही काबिल सताइश है। तमाम मीडिया जितने भी थे उन्होंने बग़ैर परवाह किए हुए कि कितने नुकसानात उनको उठाने पड़ते हैं, मैं किसी ख़ास ग्रुप का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप लोग बेहतर तरीके से समझते हैं कि वो तमाम मीडिया जिन्होंने उस वक़्त के रजीम का साथ नहीं दिया उनको बंद कर दिया गया, उन पर कदगन लगा दी गई, यहाँ तक कि उन्होंने अपने प्रोग्राम जो कि स्टूडियो में उनको करने थे उन्होंने बाहर जाकर प्रेस क्लबों के सामने, फुटपाथ्स के ऊपर लोगों से मिल मिलाकर, ताकि आप लोगों को कम्युनिकेशन किसी न किसी तरीके से पहुंचाएं। ये इस बात का रिज़ल्ट था कि जब 16 मार्च 2009 को मौजूदा हुकूमत को इस जुडिशरी को बहाल करना पड़ा, जिसको उस वक़्त के रजीम जो कि प्रेसिडेंट मुशर्रफ और उस वक़्त के जो कमांडर चीफ थे उन्होंने सैक किया था। ये स्टोरी हम अपने मुंह से इसलिए नहीं बताते कि जजों को जेलों में डाला गया, बच्चों के, वो एक सेल्फ उसकी बात आ जाती है, लेकिन ये बात थी
कि जितनी फॉर द फर्स्ट टाइम इस मुल्क में, जैसे आपने लॉर्ड कोक की बात की, मेरा ख्याल पाकिस्तान में और या किसी मुल्क में ऐसी कोई तकलीफ या कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती है। ताहम जब ये जुडिशरी रिस्टोर हुई, उन्होंने दोबारा 14 मेंबर बेंच ने बैठकर उन तमाम इकदामात का जायज़ा लिया जो कि 3 नवंबर 2007 से लेकर 16 दिसंबर 2008 तक किए गए थे, क्योंकि उसके बाद 2009 तक किए गए, 7 तक किए गए थे, क्योंकि उसके बाद उन्होंने मार्शल लॉ हटाकर अपने आप को खुद ही रिस्टोर कर लिया था। और 31 जुलाई 2009 की जजमेंट है, वो आप लोगों की जुडिशल हिस्ट्री में संग मील की हैसियत रखती है। ये यूँ समझें कि अब जुडिशरी के लिए जो भी कोई मैग्ना कार्टा है, वो अब इस जुडिशरी से, इस जजमेंट की वजह से है। उसमें क्योंकि और बातों के अलावा इस बात को नहायत ही सख्ती के साथ मना कर दिया गया है कि आइंदा इस मुल्क में कोई मार्शल लॉ नहीं लगेगी। और इसको पाबंद बनाने के लिए आप लोग अपने जहनों में बतौर ए लॉयर इसको सोच सकते हैं कि 1972 में भी आसमा जहांगीर के केस में जो एक जजमेंट आई थी, वो जस्टिस अनवारुल्लाह को जस्टिस याकूब साहब ने, वो चौधरी याकूब साहब ने जजमेंट दी थी, जस्टिस हमूद रहमान साहब, सॉरी, जस्टिस हमूद रहमान ने जजमेंट दी थी। उस वक़्त भी इस किस्म की बातें हुई थी, लेकिन मैं ये कहूँगा कि उस वक़्त उन्होंने जजेस पर कोई किसी किस्म की पाबंदी नहीं लगाई गई थी। होता ये था, मैं आपके सामने रिपीट करूँगा, कि हमेशा मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर का सबसे पहले काम ये होता था कि वो कोशिश करते थे कि जजेस को जिस तरीके से भी प्यार, मोहब्बत, दबाव या जो भी तरीका हो करके उसके ऊपर उसको सेंक्टिफाई करवा लेते थे कि जी ये अमल दुरुस्त है, क्योंकि मुल्क में ऐसे हालात हैं। लेकिन इस दफ़ा जो 31 जुलाई की जजमेंट 2009 में हमने दी, आप सब ने पढ़ी होगी, आप लोग माशाल्लाह बैरिस्टर्स हैं, सॉलिसिटर्स हैं, जजेस हैं, बेहतर तरीके से जानते हैं, कानून को पढ़ते हैं, बाहर बैठकर पढ़ते हैं, मुख्तलिफ एंगल से देखते हैं, कि उसमें सबसे पहले जो काम ये हुआ है कि जज साहबान ने अपने ऊपर पाबंदी लगाई है। और अब हर जज की ये ड्यूटी है कि वो आइन के अलावा और किसी मारवा आइन के नीचे हल्फ नहीं लेंगे। और इसकी वजह से एक आपने बहुत बड़ी फसील खड़ी कर दी है। दो बातें हो सकती थी कि या तो जज साहबान को खुली छुट्टी दे दी जाए या जज साहबान जो मर्जी चाहे, लेकिन जज साहबान ने बैठकर खुद फैसला किया। 14 मेंबर बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट का जो हाईएस्ट कोर्ट है, ये फैसला किया कि आइंदा के लिए इसका रास्ता कैसे रोका जाए। उसका वाहिद हल ये निकाला गया कि आइंदा के लिए ना वैलिडेशन किसी को मिलेगी, ना मुल्क में मार्शल लॉ लगेगी, जमहूरियत का दौर दौरा होगा। और इसलिए ये जजमेंट का एक हिस्सा बना दिया गया कि आइंदा के लिए कोई इस किस्म का हल्फ नहीं उठाएगा। और न सिर्फ ये, बल्कि जो जज साहबान का कोड ऑफ कंडक्ट कहलाता है, कोड ऑफ कंडक्ट में उसको भी उसकी तरमीम करके उसमें एक शिक डाल दी गई, और उस शिक के मुताबिक ये कहा गया कि ये मिसकंडक्ट होगा उस जज साहब के अगेंस्ट जिन्होंने ये इसके नीचे हल्फ लिया। और जो कि 3 नवंबर 2007 का हुक्म था, जिस दिन सिफ़तुल्लाह कादरी साहब वहाँ तशरीफ़ इस्लामाबाद में हमारे पास लाए हुए थे, वो बहुत हिस्टोरिकल दिन था इस लिहाज से कि दुनिया की तारीख़ में बहुत कम हुआ है कि जुडिशरी ने इमीडिएटली रिस्ट्रेंट और उसको जो रिएक्ट किया हो। किस लोगों के ख़िलाफ़ रिएक्ट किया हो? जो कि पावर में हो, ना सिर्फ पावर में हो बल्कि फुल पावर में हो, जिनके पास तमाम ओहदे हों, हर तरह की ताकत हो। जुडिशरी के 7 जजेस इससे बढ़कर और क्या कर सकते हैं। उन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम, इसलिए मैं कहता हूं कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट था। और उसके बाद रिस्टोर होने के बाद हमें इस बात की कभी खुशी ना होती, बल्कि हमें दुख हुआ कि वो जज साहबान जिन्होंने किसी वजह से इस दरमियान में पीसीओ का हल्फ उठाया, बाद में इस जजमेंट की वजह से 31 जुलाई 2007 थी, इसमें बहुत से जज साहबान जो कि हमारे कुलीग थे, बहुत सौ को तो मैंने अपनी रिकमेंडेशन पर एज चीफ जस्टिस
बलूचिस्तान का चीफ जस्टिस होने की वजह से, यहाँ का चीफ जस्टिस होने की वजह से खुद रिकमेंड किया था और गवर्नमेंट ने उनकी अपॉइंटमेंट की हुई थी। लेकिन क्योंकि एक असूल की बात आ गई थी, असूल के बाद में फिर आपको कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। इसकी वजह से बहुत से जज साहबान को अपना जो मनसब था, जो कि नहायत ही अहम मनसब होता है इंसाफ करने का, उसको छोड़ना पड़ा। बहरकैफ उसके बाद आपने देखा कि जमहूरियत की गाड़ी और कॉन्स्टिट्यूशन आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां है। आपने कहा कि बलूचिस्तान के हालात ये हुए, कराची के हालात हुए, जज साहबान या उस मकसद के लिए हम जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान हैं, अपना जो हमारा फ़र्ज़ है हम वो पूरा करने की भरपूर कोशिश करते हैं। हमने बहुत सी जजमेंटें दी हैं, बहुत से अहम मामलात का फ़ैसला किया है। आप लोग उसको तमाम को पढ़ते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हमें इस बात की खुशी है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो कि ईरा था उसको हमने वंस फॉर ऑल ख़त्म कर दिया है। कराची के मामले में आपने देखा जजमेंट रिपोर्टेड है, आप उसको पढ़िए। अब और भी कई ऐसे मामलात हैं, कई सबजुडिस हैं जहाँ कोई हमने किसी का किसी किस्म से कोई किसी किस्म का लिहाज नहीं किया गया। लेकिन जहाँ तक आइन और कानून और रूल की बात है, उसके मुताबिक हम चलते रहेंगे इंशाल्लाह। अपने समझ बूझ और अपने आइन के मुताबिक जिसका हमने हल्फ उठाया है, हम इंशाल्लाह उसके मुताबिक फ़ैसले करते रहेंगे। मुझे यहाँ से बहुत सी दरख्वास्तें मलिक अमजद साहब ने बताया है कि यहाँ के हमारे जो लोग, हमारे भाई जो वहाँ पर रहते हैं, उनके मामलात में बहुत दफ़ा, और जो हमारे यहाँ पर हाई कमिश्नर साहब हैं वाजिद शमसुद्दीन साहब, वो अक्सर मेरा ख्याल आप लोगों के साथ इन टच ज़रूर रहते होंगे। लेकिन लोगों की इस किस्म की कंप्लेंट्स, जिनके मुकदमे जल्द फैसला नहीं हो रहे हैं, जब मुकदमा जैसे वो एक लड़की का मर्डर हो गया था, गालबन उसको नहर में फेंक कर बात ही भूल गए थे। बाहर कैफ अल्लाह ने किया, जितना वो उनसे हो सकता है वो कोशिश करके ज़्यादा से ज़्यादा जो लोगों की, आप लोगों की ग्रीवेंसेस हैं वो हमको पहुंचाते हैं। और हमारे रजिस्ट्रार साहब जो कि इत्फाक से आज मौजूद हैं, बाकायदा उनसे कॉरस्पॉन्डेंस करते रहते हैं, और जहाँ कहीं भी इफ़ेक्टिव ऑर्डर पास करने की ज़रूरत होती है वहाँ हम ज़रूर पास करते हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। क्योंकि आप हमारे जिस्म का एक हिस्सा हो, आप हमारे हाथ पाँव हो। आपकी वजह से, जैसे मैंने कहा कि आप ना सिर्फ अपने और अपने ख़ानदान की कफ़ालत करते हो, बल्कि आप अपने मुल्क की भी ख्यालदारी भी करते हो, कफ़ालत भी करते हो, पैसे भी बेचते हो ताकि वो मुल्क फले फूले। मैं आप लोगों का आखिर में एक दफ़ा और शुक्रिया अदा करूँगा कि आज ही मैं यहाँ आया तो मुझे अमजद साहब ने कहा कि आपको सबसे पहले कम्युनिटी के अपने वकला साहबान जो कि बैरिस्टर हैं, सॉलिसिटर्स हैं, मीडिया के लोग हैं, जिसमें हमारे इस्लामाबाद के यहाँ कयूम साहब तो मुझे दरवाज़े पे ही मिले, और हमारे सुहेल साहब, शाकिर साहब भी तशरीफ़ लाए हुए हैं, साबिर शाकिर साहब, और भी बहुत से लोग। मैं आप लोगों का, तमाम का, मीडिया का शुक्रिया हूँ। बहुत मेहरबानी। चीफ साहब ने को मैंने याद दिलाया था कि उन्हें ये तो छोटी सी महफ़िल है, यहाँ आना है। मैंने उन्हें इनवाइट किया था। चीफ साहब ने मुझसे कहा है कि वो जून में या जुलाई में यहाँ आएंगे और बहुत बड़ी कम्युनिटी से मुलाकात करेंगे। और मैं चीफ साहब के सामने कह रहा हूँ, और मैं चीफ साहब को इस वकला की भी सबकी इस वादे पे पूरा रखूँगा। जुलाई तक चीफ साहब यहाँ आएंगे। चीफ साहब ने मुझसे वादा किया, वादे के बहुत पक्के हैं, और ये हमारा इन्विटेशन है। बड़ी मेहरबानी। थैंक यू वेरी मच। जज साहबान क्वेश्चन नहीं कर देते ना। अब ध्यान से ख़त्म करने से पहले एक सेकंड है। मैं आप सब लोगों का बहुत मशकूर हूँ कि आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए। ख़ास तौर पर मैं पाकिस्तानी मीडिया का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने यहाँ आके इसको कवर किया है।
तमाम लॉयर्स जो पूरे यूके से ट्रैवल करके यहाँ आए हैं पेश करना है। उनका बहुत मशकूर हूँ। मैं नुप्सा की लीगल कमेटी का बड़ा मशकूर हूँ कि उन्होंने डेलीगेशन फॉर्म किया और सैरा और हाशिम असद लेके आए हैं। अदनान रफ़ीक का बहुत मशकूर हूँ कि वो पाकिस्तान ऑक्सफोर्ड की पाकिस्तान सोसाइटी का लीगल कमेटी का वफद लेके आए हैं। मैं यहाँ के बैरिस्टर हजरात जो हमारे सीनियर बैरिस्टर्स हैं, दस्तगीर खान साहब हैं, यूसुफ साहब हैं, उन सब का बहुत मशकूर हूँ। बैरिस्टर रशीद का बहुत मशकूर हूँ कि वो लोग अपने दोस्तों को यहाँ लेके आए हैं। दोनों पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन, पाकिस्तान प्रेस क्लब यूके का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने अपने नुमाइंदा वफद लेके आए हैं। ARY जियो का ख़ास तौर पर मशकूर हूँ। कयूम सदीकी, साबर शाकर का बहुत मशकूर हूँ कि स्पेशली वो यहाँ आए हैं। और सबसे बढ़कर जो मैं समझता हूँ कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट डॉक्टर फ़कीर हुसैन की काविशों का जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए कम है कि ना सिर्फ उन्होंने हमें ऑनर किया है बल्कि तमाम रिक्वेस्ट जो चीफ साहब के लिए थी उनको अमेलगमेट करके सबको ऑनर किया है। किसी एक को ये नहीं कहा कि कोई और क्रेडिट ले, किसी को ये नहीं कहा कि चीफ साहब आपको मिलेंगे नहीं या आपसे मुलाकात नहीं करेंगे। मैं आप सबको अब बहुत मशकूर हूँ और मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि आप डेकोरम मौजूद रखिएगा। हम चाहेंगे कि 3 या 4 सेशंस में लोग आएँ, चीफ साहब के साथ ग्रुप फ़ोटो हो और उसके साथ चीफ साहब को ऑनरेबली रुखसत करें। हमारे लॉयर्स और सब लोगों से दरख्वास्त है कि क्वेश्चन आंसरिंग नहीं होगी। और इससे पहले कि मैं ग्रुप फ़ोटो के लिए बारी बारी बुलाऊं, मैं बैरिस्टर कुरैशी साहब जो हमारे को होस्ट भी हैं वो अपनी किताब चीफ जस्टिस साहब को पेश करेंगे। फिर मैं बारी बारी आप लोगों के वफूद को बुलाऊंगा, आप चीफ साहब के साथ तस्वीर खिंचवाएंगे। आखिर में सिर्फ मैं रहील तारिक साहब का, लतीफ़ साहब का बहुत बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें हाई कमीशन की तरफ से असिस्ट किया तमाम लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए। और राय नवाज साहब जो लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, बैरिस्टर शाजिया अंजम जो स्पेशली यहाँ पे आए हैं, उनको पता चला कि यहाँ पे हम इवेंट कर रहे हैं और उन्होंने क्विकली यहाँ पे, और बैरिस्टर अली स्पेशली कि वो स्पेशली यहाँ आए। थैंक यू वेरी मच।